नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबके साथ अपने YouTube प्लेटफॉर्म RPF LDC एग्ज़ाम के लिए आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लासेस हैं वो IPC की सबसे पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। भारतीय दंड संहिता 1860। पुराने जो हमने कल का आपको वीडियो दिया था उसमें सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमारे सर ने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था आपको भारतीय दंड संहिता 1860, CRPC, IPC और एविडेंस के जो नए आए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। और फिलहाल में जो हमारा सिलेबस में पहले से दिया हुआ है जिससे संभावना है जिससे कि प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसे भी हम साथ में पहले स्टार्ट कर ले रहे हैं। अगर कोई सिलेबस में भविष्य में परिवर्तन होता है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। और उन तीनों जो नए न्याय संहिता जो भी बने हैं, जो अभी के नए कानून आए, 3 बदलाव हुए हैं, उन्हें भी हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करेंगे। इससे पहले इनका थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस प्रकार से कब कब इसको लागू किया गया था और कैसे इसे ये अस्तित्व में आया है, लॉ के अस्तित्व में आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको एक तरफ से बताते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा कभी कभी पूछने में ये भी आ जाता है, IPC CRPC में तो बहुत सारी धाराएं हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन आ जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा नाम आपको ब्रिटिश सरकार में याद रखना है, लॉर्ड मैकाले। क्योंकि ये कानून आप जान रहे हैं, कल भी हमने बताया था आपको कि ये जो IPC है, भारतीय दंड संहिता 1860 है, ये ब्रिटिश सरकार के विचारधारा के आधार पर उस समय के समाज के व्यवहार पर बनाई गई थी। उस समय की जो समाज की परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रख के बनाई गई थी। तो उस समय के जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्हें भारतीय दंड संहिता IPC का जनक कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है। अब इन्हें ही जनक क्यों कहते हैं, तो लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। प्रथम विधि आयोग इन्हीं के अध्यक्षता में बनाई गई थी। और प्रथम विधि आयोग के ही माध्यम से भारतीय दंड संहिता 1860 को लाया गया था। तो 1860 में पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो यही है। शुरुआत से ही, आदिकाल से भी देखेंगे अगर आप, अपराध और समाज का बहुत ही अच्छा एक दूसरा संबंध रहा है, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो हर सभ्य समाज में कुछ अपराधों के लिए दंडनीय प्रावधान है। उसी तरह हम जब आधुनिक युग में आते हैं तो हमारे पास जो भारतीय दंड संहिता 1860 है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये इन्फोर्स किया गया था, बनाया गया था। अब सबसे पहले ये हुआ कब है, तो 6 अक्टूबर 1860 में इसे आप कह सकते हैं कि ये अधिनियमित हुआ है, मतलब बन के तैयार हुआ है, अधिनियमित हुआ है। अधिनियमित हुआ है ये कब, इसको आप याद रखिएगा, लेकिन लागू होने में इसे टाइम लगा है। और ये लागू हुआ है आपका 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। आपके ऊपर या भारत शासित क्षेत्र में ये 1862 में लागू हुआ 1 जनवरी को। अधिनियमित तो कर दिया गया 6 अक्टूबर 1860 को ही, ठीक है। ये इसके पृष्ठभूमि है, थोड़ी सी जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अभी आप भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रावधान में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि भारत का क्षेत्र जम्मू कश्मीर को छोड़ के, अब वो चीज़ें इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि 2019 में एक अधिनियम, 2019 में संशोधन इसमें किया गया और जो IPC है वो 2019 से IPC जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रभावी हो गई, ठीक है। इससे पहले आप पढ़ते थे, जब जो लॉ के स्टूडेंट रहे होंगे उनको पता होगा कि जब आप पहले पढ़ते थे तो जम्मू कश्मीर में IPC लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर के महाराजा रंजीत सिंह, जो वहाँ के रंजीत सिंह थे या जो भी राजा थे, उनकी एक अलग से IPC बनी थी, जैसे पाकिस्तान का IPC अलग है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। वर्तमान में पूरे भारत क्षेत्र पर IPC क्या है, लागू है, ठीक है। अब जो इसके अलग बनाए भारतीय दंड संहिता के जगह पे भारतीय न्याय संहिता, उसे भी हम लोग आगे करेंगे। बहुत लोगों के मन में ये अभी भी हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सर चेंजेस हुए हैं, ये जो 3 बदलाव आए हैं उससे संबंधित प्रश्न आएगा, IPC से, CRPC का, एविडेंस का, कि ये जो पुराने वाले इससे आएंगे। अभी भी वीडियोस पे कमेंट उसके आए हुए हैं, तो मैंने कल बताया था कि उसे भी हम लोग साथ में करेंगे। अगर भविष्य में कोई सिलेबस में चेंजिंग होती है तो हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
उसके अनुसार ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भारतीय दंड संहिता में एक चीज आपको जानना है, अपराध। ठीक है, सबसे पहले अपराध को समझना है। अपराध के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझना है, अपराध क्या होता है और उससे अपराध के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, उसको आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो देखिए, ये अपराध के लिए ये चीजें होनी आवश्यक है। पहला, आशय होना आवश्यक है। जैसे कि किसी अपराध की पहली अवस्था है आशय। अपराध सोच लेने से, इरादा रख लेने से ही अपराध नहीं होता है, उसके लिए अपराध करना भी आवश्यक होता है। जैसे आपने किसी को आशय किसी अपराध की पहली अवस्था है, किसी भी अपराध को करने का एकमात्र इरादा रखना, जब तक अनुपालन में कोई कार्य नहीं किया जाए अपराध नहीं है। ठीक है, जब तक उसके लिए आप कोई कार्य आगे ना करें। दूसरा स्टेप क्या है, तैयारी। अगर आपने इरादा किया है अपराध करने का तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तैयारी में अपराध दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था अपराध की क्या है, तैयारी। अपराध को पूर्ण करने के लिए आवश्यक साधनों को एकत्र करना तैयारी है। किसी अपराध के करने की तैयारी साधारणतः दंडनीय नहीं है, साधारण रूप से दंडनीय नहीं है, लेकिन यहां पर याद रखिए ये वाला पॉइंट आपको अच्छे तरीका से करना है, इसीलिए इसको हमने पीपीटी में शामिल किया है कि आपको अच्छे तरीका से हम इसे बताएं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो हम इसे बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अवस्था में केवल तैयारी कर लेना, केवल तैयारी अगर आप करते हैं तो भी अपराध की श्रेणी में आएगा, वो देखिए धारा 122 और 126, ये दोनों धारा आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप अगर हथियार जमा करते हैं और युद्ध नहीं करते हैं फिर भी ये आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। भारत सरकार के साथ संधि रखने वाले देशों में लूट मार करते हैं तो भी ये अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए धारा 351 व 352 भारतीय दंड संहिता हमला या हमले की तैयारी करना, यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 399 भारतीय दंड संहिता डकैती डालने की तैयारी करना। अन्य अवस्थाओं में तैयारी के चरणों में किए गए कार्य को कानून द्वारा दंडनीय नहीं बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं केवल तैयारी कर लेने से अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा, अपराध के आवश्यक तत्व में क्या है, प्रयत्न, प्रयास करना। ठीक है, अपराधी तैयारी करने के उपरांत अपराध करने की दिशा में अपना प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करता है किंतु कुछ परिस्थितियों के कारण जो कि उसकी नियंत्रण शक्ति से ऊपर हो, परे हो, जब वो अपने उद्देश्य पे सफल नहीं हो पाता है तो कहा जाता है कि उसने अपराध करने का प्रयास किया। अर्थात जब अपराध करने की तैयारी समाप्त हो जाती है तब अपराध का प्रयास शुरू होता है, यानी तीसरा चरण है। भारतीय दंड संहिता के प्रयत्न में या प्रयास में निम्नलिखित धाराओं को दंडनीय माना गया है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। 122 था, 126 था, यहाँ पे देखिए 121 है, 124, 124 बी, 125, 130, 131, 132, 153, 61, 62, 63, 65, 96, 98, 200, 213, 239, 240, 241, 250, ये जितने भी आपके धाराएं दिए, जितने भी एक्ट दिए हैं, इन सभी एक्ट के अनुसार आप केवल प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न का प्रयास करते हैं तो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम चाहें तो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाले चैप्टर्स में आपको ये सारी धाराएं देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। पढ़ाया आपको सब जाएगा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ऐसे भी आईपीसी से, सारे आईपीसी से, पूरे एक्ट से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो महत्वपूर्ण एक्ट है उनको पूरी तरह से आपको श्रृंखलाबद्ध करके पढ़ाया जाएगा। वह धाराएं जहां अपराध के प्रयास के लिए विशेष धाराएं बनाई गई है और जो उसकी दंड की धारा के साथ साथ बराबर दंडनीय भी बतलाती है, मतलब अपराध का परिभाषा भी है और दंड की जो उसकी व्यवस्था है वो भी बताता है। कौन कौन, 307, 308, 309, 393, 398, इसमें परिभाषा मिल जाएगी आपको, और कौन कौन कितने दिनों के लिए सजा होगी उसके भी प्रावधान इसी में रखे गए। अपराध का पूरा होना यह चौथा स्टेप है। अपराध की अंतिम अवस्था है अपराध का पूरा होना। जब कोई अपराधी किसी अपराध के करने के इरादे से कोई तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद प्रयास करता है और जब वह आपराधिक कार्य पूरा हो जाता है तो कहा जाएगा उस अपराधी ने अपराध किया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला था, जब आप अपराध कर लेंगे तो भाई वो अपराधी आप कहलाएंगे। तो ये अपराध के कुछ आवश्यक तत्व थे जिसे हम लोग को बहुत आसान तरीके से समझना था। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं और अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860। अब इसमें हम देखेंगे एक एक तरीके से जो जो चीज़ें हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखते चलेंगे और थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे स्किप भी करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा हो, आई होप। ठीक है,
अगर इसको हम और थोड़ा छोटा कर दें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 और एक क्रम में देखते हुए चलेंगे। उद्देशिका एक साधारण दंड संहिता को बंद है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें धारा 1 में संहिता का नाम, उसके परिवर्तन का विस्तार है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारत के ये अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो अधिनियम का अध्यादेश आपको दिखेगा 1948, विधि के अनुकूल आदेश 1950, 1951 का अधिनियम अनुकूल संख्या 3 द्वारा संशोधित है, ठीक है। ये सब आपके लिए आसान है, इन सब चीज़ों में नहीं, 2 में आइए। भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड, ठीक है। बहुत आसान तरीके से और थोड़ा फास्ट तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल इसमें आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें आपको डिटेल पढ़ना हम आसानी से डिटेल में बताएंगे। देखिए, हर व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत आएगा जो भारत में निवासी है, भारत का नागरिक है, ठीक है, भारत का नागरिक है। सबसे पहली बात, आज थोड़ा सा हम लोग एक प्रयास भी करेंगे कि साथ में कुछ मुख्य जहाँ जहाँ जरूरत होंगी वहाँ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को भी देखते चलेंगे। तो जैसे ये है भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड, तो हर व्यक्ति का मतलब अगर आप उसमें देखेंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो नागरिक है, ठीक है। भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे भी कह सकते हैं। तो नागरिक है, नागरिक का कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। किसका? नागरिक। नागरिक कौन होगा? और भारत की नागरिकता संबंधित सारे प्रावधान आपके रखे गए हैं। तो भारतीय संविधान के ये प्रावधान थे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है, देखते हैं। देखिए, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, अगर आप भारत के अंदर कोई अपराध करते हैं और उस अपराध को आईपीसी में अपराध माना गया है, इंडियन पैनल कोड 1860 में अपराध माना गया है, तो आप अपराध के दंड के श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और इसमें तीसरे में देखेंगे तो भारत से पड़े किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, मतलब बाहर जाके आप करते हैं, भारत से बाहर जाके करते हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, तो भी आप आईपीसी के समक्ष यहां पर अपराध की श्रेणी में आएंगे। अगर कोई अपराध करते हैं और उस कृत्य को, उस कार्य को, उस कृत्य को, लोकल लैंग्वेज में उस टाइप के काम को अगर भारत के भारतीय दंड संहिता में अपराध की श्रेणी में रखा गया है, भले आप भारत से बाहर जाके कार्य करते हैं, तो भी आप भारत के आपराधिक संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत आप क्या कहलाएंगे? अपराधी कहलाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। राज्य क्षेत्रीय अपराधों का संहिता विस्तार, इसमें क्या है? भारत से बाहर या परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अपराध किया जाता है, उसकी बात है। दूसरा, ये पोत या विमान, मतलब रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर आप कहीं भी अपराध कृत्य करते हैं तो भी आपको उसके लिए अपराध आप पर लागू होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जहाँ पे भी आएगा हम अच्छे तरीके से आपको बता देंगे कि ये चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में अव्यवस्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित करता है, ठीक है। ये भी चीजें हैं। देखिए, इसके अनुसार एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, आईपीसी में जो आप देख रहे हैं, यदि आप भारत में अपराध करते हैं और आईपीसी के अपराध की श्रेणी में है तो आप अपराधी कहलाएंगे, बाहर करते हैं और आईपीसी की श्रेणी में है तो भी आप अपराधी कहलाएंगे, ठीक है। और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा अपराध भारत में आके करता है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत के आईपीसी में उसे अपराध माना गया है, तो वो व्यक्ति कहीं का भी हो उसे अपराधी माना जाएगा और उसे भारत लाकर उसके ऊपर जो मुकदमे चलेंगे या जो भी सुनवाई होगी वो आईपीसी के अंतर्गत होगी, ठीक है। जो आपराधिक कृत्य में आप देखते होंगे भारत मांग करता है किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है, ठीक है। अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय था। जो मैं आपको बता रहा हूं वही चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं। धारा 5 में कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसे आप धारा 5 में समझ लीजिए। कुछ विशेष जो श्रेणी दिया गया है, कौन से? सेवा में जो भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, नौसैनिक है। क्यों? वायु सैनिक है क्योंकि इनकी एक अपनी भी, जब भी आप लोक नियोजन में आएंगे तो लोक नियोजन में जब आप पढ़ेंगे पब्लिक सर्वेंट पढ़ेंगे तो पब्लिक सर्वेंट्स को कुछ अपने भी लॉफुल एक्ट मिले हैं जो उनके अपने भी प्रावधान हैं। उन प्रावधान के अंतर्गत वो अपने कार्य प्रणाली को अग्रसित करते हैं, आगे चलाते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसी में इनके भी कुछ अपने लॉ बने होते हैं, उसके अनुसार इनको आईपीसी में ये चीज़ों पर बताया गया है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए इनको रखा गया। आम नागरिक के लिए नहीं है ये, ठीक है, कुछ विशेष लोगों के लिए जिसका विवरण आपको ऊपर दिया हुआ था। अब देखिए, अध्याय 1 से धारा 1 से 5 तक आपका अध्याय 1 है और यहां से आपका अध्याय 2 धारा 6 से स्टार्ट है, ठीक है। अब धारा 6 में क्या है? संहिता की परिभाषा और अपवाद जो भी है ये सारी चीजें आप में है। इसमें
हर दंड के उपबंध और हर ऐसी परिभाषा जो दंड उपबंध और दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया गया हो। सभी चीजें यहाँ पे आप देखेंगे कि ना कि किस प्रकार से अपराध की श्रेणी में कौन आता है, उसकी परिभाषा है केवल, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए ये सब चीजें उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आपके पास सब सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। आपका धारा 8 है, पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किया गया हो वो व्यक्ति हो या नर हो या नारी हो, सबके ऊपर लिंग वर्ड लगता है, ठीक है। अब लिंग का मतलब ये नहीं कि वहां पे नारी है कि पुरुष है, इससे मतलब नहीं, लिंग अगर हो गया तो दोनों में से कोई हो सकता है। वचन, जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन जैसा लगे नहीं, वर्ड में लगता नहीं है, तब तक उस वचन को बहुवचन एक वचन दोनों की श्रेणी में माना जाएगा। पुरुष स्त्री, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का द्योतक है, ठीक है। बच्चा है, छोटा है, वो सब चीजें अलग बना हुआ है। व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम, संगम समझ लीजिए, कंपनी समझ लीजिए भैया, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से करिएगा। ये वाला आर्टिकल, ये वाला आपका एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन। कोई भी कंपनी या संगम, अगर कंपनी है, कोई ग्रुप है, व्यक्ति है, कोई समुदाय है, उसे भी व्यक्ति माना गया है धारा 11 में, ठीक है। उसे ग्रुप कहा जाएगा, कंपनी को कंपनी कहा जाएगा, ऐसा नहीं। व्यक्ति का मतलब क्या है, व्यक्ति का मतलब कंपनी भी है, संगम भी है, ठीक है, और पर्टिकुलर व्यक्ति भी है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए आगे देखिए। लोक, लोक का जैसे हम लोग जो बोलते हैं लोग, यहां पर लोक का कोई भी वर्ग समुदाय से अंतर्गत यही मतलब है कि लोगों का समुदाय हो या प्रति एक व्यक्ति हो, उसे भी लोक कहा गया है, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे क्वीन, इसे तो हटा दिया गया है। सरकार का सेवक, ठीक है, सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के दिया गया है, नियुक्त किए गए हैं, जो नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक हैं, ठीक है। सरकार का सेवक यानी आपको क्या बताना है इसमें, सरकार का सेवक का मतलब जो सर्विस करने वाले लोग हैं, उनकी एक श्रेणी को अलग इसमें रखा गया है। ये भी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मेन इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्वेंट, जो इसमें इतनी धाराओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ब्रिटिश, इसे भी हटाया गया है, देख रहे हैं। तो कुछ तो धाराएं ऐसी हैं जो हटाई गई हैं, निश्चित कर दी गई हैं, ठीक है। भारत सरकार, सरकार, सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी से भी राज्य सरकार दोनों का है। आप द्योतक का मतलब समझ पा रहे हो, सरकार का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का है, ठीक है। अब आप इसी में देखेंगे यहां पर सरकार शब्द से जो अर्थ है, ठीक है, यहां पे एक चीज आपको बता दे रहा हूं, सरकार शब्द का क्या मतलब है भारतीय संविधान में, ठीक है। सबसे पहले राज्य की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी में कहा गया है कि जो भी ऐसा समुदाय जो सरकार के अधीन आता है, सरकार के अधीन का मतलब कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी कंपनी जो सरकारी कंपनी हो, और सरकार के जो चलाने वाले विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका 3 हैं, उनके जितने भी लोग हैं वो सब सरकार या राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य के परिभाषा में आते हैं। तो अनुच्छेद 12 में आप देखेंगे तो राज्य, और 17 में देखेंगे तो सरकार, दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात है। अब जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान तो अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाता है, और 79, अनुच्छेद 79 से केंद्र सरकार की बात स्टार्ट हो जाएगी, संसद, ठीक है, संसद स्टार्ट हो जाएगा। जब राज्य सरकार की बात तब पढ़ेंगे तो 179, अनुच्छेद 179 से विधानमंडल, जिसके दो कहीं कहीं 6 जगहों पे विधानमंडल की बात है, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो 179 से आपका राज्य सरकार शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों को भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे जब संविधान के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यह भी 2019 में हट गया है। भारत पूरा अब जम्मू कश्मीर सहित है, ठीक है। जितने भी आईपीसी के धारा हैं वो जम्मू कश्मीर पर भी 2019 के बाद से प्रभावी हो चुके हैं। न्यायाधीश, इन्हें आप देख लीजिए। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक होता है जो पद के रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है जो इन पद पर बैठेंगे, ठीक है। जो भी न्यायाधीश पद पर बैठते हैं, उन्हें चाहे वो व्यक्ति, आप व्यक्ति के रूप में उन्हें जाने, फिर भी वो क्या कहलाते हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं। उस पद पर बैठे हैं तब तक, उस पद से हट जाते हैं तो भी, ये एक बहुत ही अलग चीज है, इसे समझ लीजिए। वो न्यायाधीश ही रहते हैं, ठीक है, उनको न्यायाधीश के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है जो पद के रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है। जो व्यक्ति
उस पद पर हैं तब तक भी, और जब न रहें तब भी वो न्यायाधीश के ही श्रेणी में आएंगे। जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो देने के सदस्य बनाई गई हो, जूरी बनाई गई हो, उसमें से कोई हो। धारा 20 न्यायालय, ठीक है, यह आपको पता है न्यायाधीश से ही संबंधित है। न्यायालय कार्य क्षेत्र है न्यायाधीशों की, जो जहां पर वो बैठ के अपने पद का सृजन करते हैं, अपने पद का कार्रवाई करते हैं। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीशों का है जिसे अकेले ही का न्यायिकत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। क्षेत्र की बात कही जा रही है और कुछ नहीं है। उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, विधि के द्वारा उनको वो चीजें जिम्मेदारी सौंपी गई है, यही बात इसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है। ये देखिए 21 आ गया लोक सेवक, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन पश्चात निम्नगत वर्णों में किसी में भी आता है, ठीक है। हम समझ रहे हैं बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर रहा होगा इसके जो वर्ड्स हैं। अब थोड़ी सी बात लोक सेवक पर कर लेते हैं, ठीक है। लोक सेवक वो सभी होते हैं, आपको ये याद रखना है, जो सरकार के द्वारा उनको, वो एक तरह से लोकल लैंग्वेज समझे तो उनको सरकार के द्वारा कुछ जिम्मेदारियां दी गई रहती हैं और वो उन कार्यों के लिए ही उस पद पर बैठाए गए रहते हैं। वो सभी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं, ठीक है। इसमें सभी व्यक्ति दायरे में आएंगे, जैसे न्यायाधीश हो गए, जिलाधिकारी हो गए, टॉप लेवल से समझेंगे तो जिलाधिकारी हो गए। अब न्यायाधीश, जिलाधिकारी, इनके अलावा जो और लोग होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के सदस्य हो गए, ठीक है, निर्वाचन आयोग के सदस्य हो गए। निर्वाचन आयोग के बाद जो सेना में हैं उनके भी नाम आ जाते हैं। अब इनमें सारे चीजों को अगर पकड़ के चलते हुए देखेंगे तो न्यायाधीश के कार्य में जो भी व्यक्ति मदद कर रहा हो और न्यायाधीश के साथ में रहते हो या उनको उस पद पे बैठाया गया हो, वो सदस्य जो इनके कार्य में इनकी सहायता करते हो, वो सब आते हैं लोक सेवक के दायरे में, ठीक है, वो सब आते हैं। जिलाधिकारी, अब इनकी जो पूरी टीम होती है, एसडीएम होते हैं, उसके नीचे बीडीओ होते हैं, उसके नीचे सीडीओ होते हैं, ये सब जितने भी अधिकारी होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, वो सब जिलाधिकारी के मदद और सहायता के लिए होते हैं, वो भी लोक सेवक के दायरे में आएंगे, ठीक है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हों और उनके जो सदस्य हों या उनके द्वारा जो और कार्य में लगते हैं, वो सब लोक सेवक के दायरे में आते हैं, पब्लिक सर्वेंट वो कहलाते हैं। और इनके लिए अलग कानून भी होते हैं, इन सभी को कुछ अलग से प्रोविजन भी मिले होते हैं जिसके अंतर्गत ये अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब इन्हीं चीजों में आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा लोक सेवक का दायरा, एक सरकार के पूरे सरकारी क्षेत्र जो तंत्र है उसे आप कहेंगे। सीधे सीधे ये बात देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ सकते हैं, कौन किसका है, शपथ गराए कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। 7वां 8वां करके पूरा दिया हुआ है, एक क्रम में पूरा पढ़ सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताया है वही है। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त हो, ठीक है। ऑफिसर की बात नीचे कह रहा है, उसके कर्तव्य की बात नीचे कह रहा है। ये सारी चीजें आपको लोक सेवक से संबंधित है। धीरे धीरे पहले न्यायालय के, फिर जिलाधिकारी के, फिर कोई सेना के ऑफिसर के, ऐसे करते हुए हर पद को इसमें बताया गया है एक एक करके, ठीक है। वेतन की बात थोड़ी सी इसमें लाई गई है और कुछ नहीं। स्थानीय प्राधिकरण के अथवा केंद्र प्रांत राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो। निर्वाचन, ऐसे शब्द से विधायी, नगर पालिका, अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वो किसी स्वरूप में हो, सदस्य के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति उसको विधि द्वारा सौंपी गई है निर्वाचन करने के कार्य को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान के कुछ प्रावधान हैं, ये आपसे उस तरह से पूछेगा नहीं, और कुछ और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इससे आप अधिनियम में पूरा डिटेल है, हम लोगों ने डिटेल ही निकाला है। अब आइए धारा 22, धारा 21 हो गया लोक सेवक आपका, और धारा 22 जंगम संपत्ति, ठीक है। जंगम संपत्ति शब्द आप देखेंगे तो सीधी सीधी बात यह है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी ना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ले ना जा सकते हो, वो जंगम संपत्ति के दायरे में आती है। शब्दों से आश्रित है कि इनके अंतर्गत हर भांति के मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वो चीजें जो भूधव हो और जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं, वो समझ लीजिए वो आपके जो चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है, उसी को कहा जा रहा है। जंगम संपत्ति का मतलब यह है कि सीधे सीधे वो चीजें जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और जिसे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से आप अनुभव कर सकते हैं, वो जंगम संपत्ति है। पहाड़ हो गया, जमीन हो गया, झरने हो गए, ये ऐसी चीज हो गई जो जंगम संपत्ति नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, सदोष अभिलाष।
विधु विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाष जो जिसका वैध रूप से हकदार आप न हो और उस चीज का आप क्या करते हैं, हकदार बनते हैं। और उस चीजों के यहीं पे देखिए सदोष हानि सदोष लाभ ये दोनों दिया हुआ है। देखिए एक चीज तो आपका जो नहीं है उसको विधि के विपरीत जाके आप उस पर लाभ प्राप्त करते हैं तो, और आपके इस प्रकार के लाभ से किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जिसका विधि के द्वारा उस वस्तु पर अधिकार था, अधिकार बनता था, उसे हानि हुई तो वो सदोष हानि उस व्यक्ति के लिए होगा। बस यही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल है धारा 24, जो इस आशय से कोई कार्य करता है कि व्यक्ति को सदिश अभिलाष कारित करे, अन्य व्यक्तियों को सदोष हानित करता है, ये चीज नहीं है। 25 में देखिए कपटपूर्ण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्ण करता है तो कहा जाता है कि वो कपट करने के आशय से, अन्यथा नहीं, ठीक है। कपट हो गया विश्वास के कारण। पत्नी लिपिक ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कूटकरण देख लीजिए आप, धारा 28, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदिश इस आशय से करता है कि उस सदिश के प्रवचना करे और संभाव जानते हुए करता है, अब इसको देखिए कूटकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण के लिए देखिए, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदिश कर दे और सदिश ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को प्रवचना हो सकती है, जो तब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए। यह उपधारणा की जाती है जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार बनाता है जो उसका आशय, ठीक है, उसके द्वारा जो दिया जा सकता था उसके मानक या उसके जो भी माध्यम थे उसको पूरा करता है। यही बात इसमें बताई गई है। कूटकरण कुछ ऐसा कार्य जो कि कूटकरण के दायरे में आता है। दस्तावेज, ये इंपॉर्टेंट है, दस्तावेज इंपॉर्टेंट है, इसको आप धारा 29 को ध्यान से देख लीजिए। ये आपका सीधे सीधे समझना है दस्तावेज में, ठीक है। ये अक्षर, अंक और चिन्ह, ठीक है, ये तीन चीज है। इनके साधन को आप इन्हीं को आप साधन बना ले और इन साधनों का प्रयोग करके एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया हो, तो उसे दस्तावेज कहेंगे, ठीक है। क्या चीज? अक्षर के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, ये तीन साधनों में से आप किसी का भी प्रयोग करें, तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक से अधिक साधनों द्वारा ऐसे वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में दिखाता हो, तो उसे उस विषय के लिए दस्तावेज माना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये भी देखिए आ गया है, इसे भी आप देख लीजिए। 29 क में है, ठीक है, देख रहे हैं, क में यानी अलग से रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा के खंड में समुनिर्देशित किया गया है। जिसे ये मानते हैं 29 क में, उसी को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ये मानेंगे, सीधी सी बात ये है। दूसरी चीज ये है कि अब जाके जब आप नया पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें इसका बहुत अच्छा डिटेल वाइज बताया गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तो साक्ष्य के रूप में कैसे इसको प्रयोग किया जाएगा। मूल्यमान प्रतिभूति, बिल, कार्योनिर्देश, कार्यलोप, ये सब आप अपने से देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए धारा 34, समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, ठीक है। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन के बारे में बताना है, ठीक है। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा हो, अपने सब के समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के उसी प्रकार के दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले हो, उसी ने किया हो, ठीक है। अब समान आशय में अगर आप देखेंगे तो समान आशय के कुछ आवश्यक तत्व, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर दें। कुछ आवश्यक तत्व में आप देखेंगे समान आशय के लिए तो क्या क्या है। समान आशय में क्या क्या चीजें ऐसी हैं, देखिए। पहले तो कोई आपराधिक कार्य हो, पहला यही तत्व है होने के लिए, समान आशय होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई आपराधिक कार्य हो। दूसरा, ये आपराधिक कार्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, ठीक है। तीसरा, इसमें जो कार्य किया जा रहा है व्यक्तियों के द्वारा वो निर्धारित प्लानिंग के साथ किया गया हो, निर्धारित योजना के साथ किया गया हो, ऐसे समझ लीजिए। निर्धारित योजना के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया हो जो आपराधिक कार्य है, ठीक।
अब इसमें सभी, चौथा पॉइंट है कि सभी अपराधियों, सभी अभियुक्तों का, ठीक है, सभी अभियुक्तों की उपस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिए। सभी अभियुक्तों की उपस्थिति भौतिक रूप से आवश्यक हो, भौतिक रूप से आवश्यक हो, तब जाके ये क्या होगा, सामान्य आशय होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि साधारण रूप से वो क्या हो, शारीरिक रूप से उपस्थित हो। ठीक है, आइए आगे देखिए इसमें। जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि आपराधिक ज्ञान आशय के किया गया हो। अगर आपको पता है कि इस प्रकार का जो कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है, आपराधिक की श्रेणी में आता है, तो धारा 35 वही बताती है। ठीक है, अंशतः ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, किसी अपराध को घटित करने के कार्य आपराधिक संक्षिप्त स्वेच्छा। हाँ, धारा 39, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस साधनों के द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उस कारित करना उसका आशय था। उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था कि यह विश्वास करने का धारण रखता है कि उनमें से उसका कारित होना संभव है। यानी उससे पहले से ये बात पता थी। स्वेच्छा का मतलब यही है कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें जो साधनों का प्रयोग कर रहा है वो अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इस धारा के खंड 40 में देखिए क्या दिया है। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवा अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। जितना भी आपने ऊपर पढ़ा है वो सब अपराध की श्रेणी में आ सकता है, इन दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इनको भी आगे बताएंगे। स्थानीय विधि देख लीजिए, धारा 42 है। विशेष विधि सबसे पहले देख लीजिए। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषयों में लागू होता है। जैसे कुछ विभाग हैं, जैसे आरपी एक्ट है, ठीक है, आरटीआई एक्ट है, कुछ और भी बहुत सारे विशेष स्पेशल लॉ हैं जो बने हुए हैं उन क्षेत्रों के लिए, जो उनमें लोक नियोजन, जो उनमें कार्य करने वाले लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको पर्याप्त उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के माध्यम से वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। वहाँ पर कुछ हद तक विशेष विधि ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और आईपीसी के कुछ जो एक्ट्स हैं वो बाद में उस पर लगते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे रेलवे एक्ट में बहुत सारे प्रावधान आप ऐसे पढ़ेंगे जो आईपीसी के अलग हैं। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत या किसी विशिष्ट भाग पे लागू होते हैं। ये तो स्थानीय विधि, आप लोकल जो भी है लॉ वो है। तो ऐसे आईपीसी के धारा में ही सारी चीजें हैं, उसके लिए अलग से कोई प्रावधान आपको नहीं दिखेगा। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है और कोई भी व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होता है, मना होता है। जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। क्षति तो आप लोकल लैंग्वेज में समझते ही होंगे। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित होता है। क्षति का मतलब नुकसान, आप सीधे समझ सकते हैं क्या है, या तो उस व्यक्ति का क्या हो, शरीर को, या तो मन को, या तो उसके सम्मान को, ख्याति का मतलब सम्मान को, या उसके संपत्ति को अवैध रूप से। ठीक है, अवैध रूप से, यहाँ कब लिख दिया, अवैध रूप से है, इसमें आप मिला लीजिएगा, अवैध रूप से कारित होता है। 45 जीवन, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। मृत्यु, ये सब चीजें उतना नहीं है। शपथ, हाँ ये देख लीजिए, शपथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उन्हें भी शपथ लेना पड़ता है। जो भी सरकार के किसी भी भाग के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अंग होते हैं उन्हें शपथ की श्रेणी में उनको रखा गया, शपथ उन्हें लेना पड़ता है। ठीक है, और लगभग शपथ की जो एक लेख होती है जो आपको मिलता है वो देखेंगे तो एक ही होता है। शपथ की बात अगर कहेंगे तो भारतीय संविधान में, अगर शपथ की बात कहेंगे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति की शपथ की बात दिया जाता है तो सबको, ये बात तो है ही, लेकिन विवेचना अगर दिखता है तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। बाकी जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट के मेंबर होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, उनके नीचे जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 के अंतर्गत है, न्यायाधीशों का वर्णन है, कितने न्यायाधीश होंगे, सीएजी हैं और जो भी हैं, और उसके बाद पब्लिक सर्वेंट जो हैं, उन सब के लिए शपथ के प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेदों में वर्णित केवल राष्ट्रपति का है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे चलिए। सद्भाव पूर्वक, कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास से की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई विश्वास को की गई है। ठीक है, इसमें देखिए, जब आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो विश्वास में आपको रख के किया गया न हो और सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना भी आप उसमें विश्वास करते हैं तो सद्भाव पूर्वक की श्रेणी में आएगा। ठीक है,
संशय, इसके बाद आपका यहाँ तक था धारा 52, ठीक है। सेक्शन 52 तक आज हम लोग को करना था। इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो और अच्छे तरीके से इसमें आगे के चैप्टर्स अध्याय 3 को करेंगे और आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन को अगली बार जो हम लोग पीपीटी लाएंगे आपके लिए जो कंटेंट देंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उसी को कराएंगे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिलहाल में आज ये हमारा सबसे पहला प्रयास था। अगर आपका इसी तरह से प्रेम और स्नेह बना रहेगा तो हम आपके लिए आगे भी इन चीज़ों को जारी रखेंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है।